राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ओंकार चौधरी जी, और उनसे हम समसामयिक विषयों पर और हरियाणा चुनाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। याद दिला दूं सभी दर्शकों को कि कृपया आप 25, 26, 27 वाले हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के लिए रजिस्ट्रेशन अभी तुरंत करा लें, कि बाद में फिर रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएंगे तो फिर आप लोग जो है वो मुझसे सिफारिश करवाएंगे, तो वो जो है मेरे लिए भी और आपके लिए भी अजीब सी स्थिति हो जाएगी। देखिए, जनरल क्लास जो है वो सोल्ड आउट है ऑलरेडी। अब जो हायर क्लासेस हैं वो ही बचे हुए हैं, तो वो भी आप कृपया रजिस्ट्रेशन पर फोकस करें। तो अब चलते हैं आज के विषय पर। ओंकार जी, ऐसा लग रहा है कि जो एक निराशा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न हुई थी लोकसभा के चुनाव के बाद, वो उससे बाहर आती जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? क्योंकि कई सारे इंडिकेशंस जो हैं वो यही बता रहे हैं। वो जो निराशा का वातावरण था वो तो इनके स्वयं निर्मित था, इनके द्वारा ही निर्मित था। ये खुद कोप भवन जैसे बैठ गए थे कि 240 सीटें आ गई हैं, अगर बहुमत से 72 सीटें कम आ गई हैं तो पता नहीं क्या आसमान फट पड़ा है, क्या हो गया बहुमत से है। 32 सीटें सर, 72 नहीं, 32 सीटें। हाँ, मतलब 32 सीटें, 272 और 240, तो 32 सीटें कम थी। तो वही मेरे कहने का आशय था। तो ये कोप भवन में खुद बैठ गए थे। मोदी जी का चेहरा खुद ही लटका हुआ था जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। उनको खुद ही पछतावा सा हो रहा था, और बीजेपी एज ए होल उसको लगता था कि हमें तो बहुमत ही मिलना चाहिए था। तो ऐसा हमेशा होता नहीं है। बहुत सारे कारक थे, उन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। बार बार उन चीज़ों को दोहरा करके दर्शकों को बोर नहीं करेंगे। पर मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ कांग्रेस से भी तो सीखना चाहिए। 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी थी, कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? कुल 145 146 145 सीटें थी, और 7 सीटें बीजेपी ज्यादा की, थी बीजेपी से। हाँ जी, बीजेपी की 138 सीटें थी। 145 सीटों पर भी वो सरकार भी बनाया और जश्न भी मनाया उन्होंने। फिर 2009 में उनकी 206 सीटें आई, फिर भी उन्होंने जश्न मनाया। आप 240 के बाद भी मुंह लटकाए बैठे थे। और मेरे विचार से जो टॉप लीडरशिप होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है संजय जी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप थे पिछले करीब करीब 100 दिन से, सिवाय पार्लियामेंट के भीतर जो राहुल गांधी और विपक्षी दलों को उन्होंने जवाब दिया था, उनकी नारेबाजी के बावजूद उन्होंने अपना 2 घंटे से ज़्यादा का भाषण पूरा किया था। वो अगर देख लें, या कहीं छुटपुट जो इनके दौरे थे और जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या अभी जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में और एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वर्धा भी गए थे, महाराष्ट्र और झारखंड में गए थे। अब जो इनके भाषण आने शुरू हुए हैं, इन्होंने जो गियर बदला है और अपना बॉडी लैंग्वेज भी एक तरीके से चेंज किया है उसका भी। तो अब जाकर के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्होंने सामने आकर के जवाब देना शुरू किया है, और ठीक तरीके से जवाब देना शुरू किया है। जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इस इकोसिस्टम को अब उसी की भाषा में जवाब देंगे, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि यार कह तो दिया, जवाब दे नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। सही सारे बात। वैसे ही उछल कूद कर रहे हैं, जुबेर वुबेर से लेकर के और सारे के जो
लेकिन हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो केवल ये सोशल मीडिया मंचों की बात नहीं है, ओवरऑल जो एक परसेप्शन क्रिएट करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। इनके जो आईटी सेल हैं या देश में विदेश में बैठे हुई जो इनकी लॉबीज हैं, वो जिस तरीके से काम करती हैं, जिस तरह की आबो हवा हवा बनाती हैं, अगर समय रहते इन पर चढ़ बैठा ना जाए तो फिर ये जो है ये पंख लगा करके उड़ने लगती हैं और उसके बाद जो है एक ऐसी हवा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जैसा राहुल गांधी ने की थी। ये तो कमजोर सरकार है, ये तो अस्थिर सरकार है, ये तो अल्पमत सरकार है, ये तो कभी भी गिर जाएगी। तो एक तो जो नरेंद्र मोदी एज ए होल जनसभाओं में भी और वैसे भी, और चूंकि अब उनके कई विदेश दौरे भी हो चुके हैं, इटली से लेकर के यूक्रेन और रूस तक के, ब्रुनेई से लेकर के कई, और अब अमेरिका की यात्रा उनकी हो गई है। तो अब दिखाई दे रहा है कि फ्रंट फुट पर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और चौके छक्के मार रहे हैं। जो हमारे देश में भी उनके विरोध ही हैं और जो विदेशों में भी बैठे हुए हैं, जो डीप स्टेट जिसको कहा जाता है, जिसने बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार का तख्ता उलट दिया और उसके बाद से ये कुलांचे भर रहे थे और इनको लग रहा था कि जितनी आसानी से वहाँ पर जमात से, बीएनपी से, डीप स्टेट से मिल करके और कुछ कट्टरपंथी ताकतों से मिल करके शेख हसीना का तख्ता उलट दिया, उसी तरीके से हम भारत में भी खेल कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरीके से लोगों को सड़कों पर उतार करके दिल्ली तक भेज सकते हैं। अब ये राकेश टिकैत जैसे जो 3 में ना 13 में वो भी धमकियां देने लगे थे कि साहब बांग्लादेश की तरह यहाँ भी तख्ता पलट होगा, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। सलमान खुर्शीद से लेकर के कई लोगों के बयान इधर आने शुरू हो गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस डीप स्टेट की चर्चा चल रही थी संजय जी, और जिस डीप स्टेट की गोद में बैठने के लिए राहुल गांधी वॉशिंगटन और दूसरी जगहों पर पहुंच गए थे और वहां जिस तरह के विवादित बयान उन्होंने दिए हैं, ना समझी पूर्ण, और फिर से उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि मैं पप्पू ही हूं, नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद मैं वही हूं। तो उसके बाद अब नरेंद्र मोदी के दौरे ने और जो न्यूयॉर्क में उनकी ये ह्यूज गैदरिंग हुई है और संबोधन हुआ है, उसके बाद से मैं कह सकता हूं कि अब पूरी पार्टी की, उनके समर्थकों की, और जो एक नया एक इकोसिस्टम खड़ा हुआ है बीजेपी का भी और राइट विंग का जिसको कहे, वो उसमें भी एक आत्मविश्वास नए सिरे से जागता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये देखिए, एक और दूसरा आप ये भी देखें कि योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो आक्रामक मुद्रा में दिख रहे हैं, रक्षात्मक नहीं दिख रहे हैं। योगी जी की तो खैर बात ही अलग है, लेकिन बाकी भी जो हैं मुख्यमंत्री वो अब आक्रामक दिख रहे हैं, वो बैकफुट पे नहीं है। तो इससे भी एक ऊर्जा का संचार जो है वो प्रदेशों में भी हुआ दिखता है, ऐसा देखने में आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है संजय जी कि योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, वो तो अपनी पहचान ऑलरेडी बना चुके हैं। अपने तेवरों से, अपने बयानों से, अपनी दिशा से, अपने कार्यों से, अपने बुलडोजर से। पर जो नई तांत आई थी, जैसे राजस्थान में नए मुख्यमंत्री आए थे, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आए हैं। तो उन दोनों ने भी अपने तेवर दिखाए हैं और हमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। धामी ने भी बुलडोजर का भरपूर इस्तेमाल किया है। अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश आ गए हैं या कुछ, हमेशा ये होता ही है कि, और मैं इसको गलत भी नहीं मानता संजय जी, जो वो एक प्रेशर कुकर टैक्टिस होती है कि एक बार जरा 2-4 सीटियाँ लग जाएँ, भाप निकल जाए, तो फिर तो ठीक ही रहता प्रे हाँ, है। उसके फटने की उम्मीद ज़रा कम रहती है। तो हुँ, ये वैसे ही है कि जो एक प्रेशर बनता है, जो एक गुस्सा बनता है, गुस्सा भी नहीं, मैं उसको फ्रस्ट्रेशन कहूँगा,
जो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है वो इस तरीके से निकल जाता है। कहीं-कहीं छोटी-मोटी घटनाएँ हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उससे दिशा नहीं बदलनी चाहिए, लक्ष्य नहीं बदलने चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने कहा है, वो सेंटेंस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है कि इस तीसरी सरकार में हमें बहुत बड़े लक्ष्य तय करने हैं। कुछ लोगों ने तो वहीं कह दिया था कि काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं क्या? और मोदी जी बस हँस दिए थे। लेकिन ये लक्ष्य जो हैं मुझे लगता है कि काशी मथुरा तो होंगे ही, और भी बहुत बड़े लक्ष्य हैं, और एक लक्ष्य की तरफ तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक मंजिल पा लेंगे ये। इसी सेशन में शीतकालीन सत्र में ही वक्फ वाला बिल तो पक्का आने वाला है। जिस तेज गति से, बुलेट की गति से काम कर रही है जेपीसी, वो तो अद्भुत है। मुझे लगता है कि इतनी तेज गति से किसी भी जेपीसी ने अभी तक काम नहीं किया होगा। तो इससे जो आपकी राज्य सरकारें हैं, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको भी तो संदेश मिल जाता है ना। और मुझे ऐसा लगता है संजय जी, हो सकता है मेरी समझ में कहीं कोई गड़बड़ी हो, आप उसकी उसमें संशोधन कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने मूल एजेंडे पर लौट रहे हैं। 2024 के इलेक्शन ने उनको एक बड़ा झटका दे दिया है। जिस तरीके से हमने शिमला में देखा है, संजौली में, जिस तरह हमने मंडी में देखा है, जिस तरह हमने सूरत में सैयदपुरा में देखा है, सिलीगुड़ी की जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं, ये चीजें शो करती हैं कि साहब, मैं आपके बाबा रामदास को सुन रहा था आपके प्रोग्राम में, और उन्होंने बहुत मार्के की बात कही थी एक। उन्होंने कहा था कि संजौली में कितने मुसलमान हैं भाई? 500-700 होंगे, 600 होंगे। वहाँ पर इतना आक्रोश दिखाना, इसका मतलब ये है संजय जी कि अब सीधे-सीधे मैसेज चला गया है कि सुरक्षात्मक होने से काम नहीं चलेगा, आक्रामक तेवर अपनाने पड़ेंगे, उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो ये जो डीप स्टेट है, ये जो तमाम तरह की ताकतें भारत के भीतर अब उन्होंने पाल करके, पोस करके बड़ी कर दी हैं, ये जो घटनाएँ हुई हैं ना संजय जी, ये बहुत कुछ कहती हैं और हमें सतर्क करती हैं। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषित हुए, तो अमेरिका के कुछ राजनयिक जाकर के असदुद्दीन ओवैसी से मिले, कुछ जाकर के उमर अब्दुल्ला से मिले। ये जो कवायद हो रही थी, और जिस तरीके से चाय पर इन आंदोलनजीवियों को बुलाया गया अमेरिकी दूतावास में, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो प्रभाव पैदा करते हैं उनको बुलाया गया। ये सब चीजें क्या थी? और जो अंदर की खबरें हैं उसमें तो ये बताया गया कि जो ये सोशल मीडिया के तीरंदाजों को बुलाया गया था, उनको कहा गया इशारों में कि साहब, हम ये चाहते हैं कि जो अमेरिका का अपना मत है वो भी लोगों के सामने जाए आपके माध्यम से। लेकिन ये तो वो बात है जो बाहर निकल कर के आई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी निकलनी बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें, और न्यूयॉर्क की एक अदालत के द्वारा हमारे रॉ के पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ सम्मन जारी करना, एनएसए के खिलाफ सम्मन जारी करना, ये सब जो हरकतें हैं ये शो करती हैं कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो क्या है, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। जो ताकतें नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभाले, उनके मन की हुई नहीं, सब छटपटा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और नरेंद्र मोदी हैं वो सुई चुभोने में उस्ताद हैं, जाकर के अमेरिका में ही सुई चुभोई है। हाँ, बहाना क्वाड का था और वहां पर जाकर रैली कर ली, और रैली में अमेरिका को भी मैसेज दे दिया कि भाई अगली सदी तो हमारी है बच्चों, तुम भी रास्ते पे आ जाओ, वरना तुमको जी। पिछड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक और ये बात बताएं कि 2-3 चीजें जो है वो देखने में आ रही हैं जिसकी वजह से हिंदू मानस
आंदोलित हुआ है। उसमें से एक तो मुझे भी इतनी आशा नहीं थी कि जो ये वक्फ का इशू है उस पर जनमानस जो है वो इस स्थिति तक आंदोलित हो जाएगा। देखिए हम और आप जो है वो वक्फ का इशू आज से नहीं कई वर्षों से उठा रहे हैं जी हाँ। और बल्कि हमें इसका गौरव होना चाहिए कि भाई हमारी बात जो है उसको वो जो प्रेशर हम बनाते रहे वो काम आया और उन्होंने बिल लाए। लेकिन बिल लाने के बाद जो एक पूरा मैं कहूँ कि नैरेटिव बना है और एक पूरा जनमानस खड़ा हो गया है उसके साथ में, वो अभूतपूर्व है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। और अभी असदुद्दीन ओवैसी का एक बाइट सुना होगा, पीटीआई का चल रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि 1,21,000 हेक्टेयर संपत्तियां संपत्तियाँ, वो वो, टोटल नंबर है वो हेक्टेयर नहीं। हाँ हाँ। हाँ, वो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास है और उसमें से 1,12,000 के तो कागजात ही नहीं हैं। तो ये केवल उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है साहब। तेलंगाना से लेकर के और तमाम दूसरी जगहों पर यही हाल निकलेगा, यही हाल निकलेगा। तो ओवैसी ने तो रोना शुरू कर दिया कि ये और 1 आप लाख। इसी ये अभी लेटेस्ट खबर आई है कि साहब की दिल्ली में उन्होंने डीडीए के ऑफिस, बस स्टैंड, 6 मंदिर, सड़क सबके ऊपर क्लेम जो हाँ, मर्जी हो हाँ। वो कबाड़ दो। नहीं, बिहार में तो पटना के पास ही किसी गाँव, जो हिंदुओं का हाँ, वो गाँव था। फतुहा तहसील है, उसमें गोविंदपुर नाम का गाँव है, पूरा गाँव वो। हाँ, उसके पहले तमिलनाडु वाला तो खैर वो पुरानी बात हो गई। लेकिन ये सब होने के बाद भी इनकी हरकतें रुकी नहीं है। हाँ, वो ठीक है। मैं इसको फ्रस्ट्रेशन का ही नाम देता हूँ। और ये निकलेगा अभी, ये निकलेगा और कई तरीके से निकलेगा। और ये हल्ला देश के भीतर भी करेंगे और देश के बाहर भी करवाएँगे। और तरह-तरह के प्रेशर जो है इधर से, उधर से ये आएँगे और भारत को बदनाम करने की कोशिश होगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी होगी। ये सब होगा, लेकिन क्या हम नहीं जानते इन चीज़ों को, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जानते, या उनकी सरकार में बैठे हुए लोग नहीं जानते कि ये सब तमाशे होंगे? उनको सब पता है, तो उनकी तैयारियाँ भी हैं। और ये तो मुझे लगता है कि शुरुआत है। और बहुत, जैसे जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से लिफ्ट करनी थी उनको, और उसके लिए बाकायदा होमवर्क किया गया था। और अमरनाथ यात्रियों को बीच में ही कह दिया गया था कि आप लोग सामान समेटिए, होटल छोड़िए, जहाँ है वहाँ से वापस निकलिए। फ़ोर्स का जो है वहाँ एकदम मूवमेंट बढ़ा दिया गया, अतिरिक्त फ़ोर्स वहाँ भेज दी गई, कर्फ्यू इम्पोज़ कर दिया गया, उन तमाम लोगों को उठाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होमवर्क से होती हैं। तो कोई भी फैसला लेने से पहले, ये जो 100 दिन की चुप्पी थी, ये तूफ़ान से पहले की शांति थी साहब। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कह रहे थे, टिप्पणियाँ कर रहे थे, मोदी जी चुप क्यों हैं? तो वो जब चुप होकर के बैठ जाते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। और वही होते हुए हम देख रहे हैं। तो ये तो शुरुआत है। मोदी जी तो कल खुद कह चुके हैं न्यूयॉर्क में कि बहुत बड़े लक्ष्य तय करने हैं हमें इस तीसरे कार्यकाल में। तो वो कौन से लक्ष्य हैं, उसकी हम बस कल्पना मात्र कर सकते हैं। क्या वो एनआरसी हो सकता है? क्या वो दूसरे जो घुसपै जितने घुसपैठिए हैं, जिन्होंने आकर के हमारा डेमोग्राफी चेंज कर दिया है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। रेलवे लाइनों के पास जिस तरीके से अवैध बस्तियाँ, झोपड़ियाँ, बसावटें हो गई हैं, जमावड़े हो गए हैं। हल्द्वानी का सबसे निकृष्टतम उदाहरण है, जहाँ 50,000 की आबादी रेलवे ट्रैक के आसपास आकर के बस गई है और हटने का नाम नहीं ले रही है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि उनको हटाने से पहले उनको रिहाइश दो बना करके। मतलब एक तो
अवैध घुसपैठ, फिर अवैध कब्जे, और उसके बाद फिर उनका फूलों से आप अभिनंदन करिए, उनको मकान बना करके दीजिए, तब आप अवैध बस्तियों से उनको हटाइए। तो मुझे लग ये रहा है कि जो समस्या है, जो मूल रोग है, वो नरेंद्र मोदी की समझ में पहले से ही आया हुआ है। अब उनको लगता है कि इसका निदान कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक संशय मेरे दिमाग में, और आप जैसे लोगों के दिमाग में भी आता होगा, कि भई जब 282 सीटें थी, जब 303 सीटें थी, जब पूर्ण बहुमत था, जब बड़े-बड़े कानून आप दोनों सदनों से पास करवा ले जा रहे थे, जब जगन मोहन रेड्डी और नवीन बाबू जैसे सहयोगी आपकी मदद कर रहे थे, तब तो आपने ये स्टेप लिए नहीं। अब 240 पर तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और 293 पर आपका एनडीए खड़ा है, तब आप इतने बड़े खतरों के खिलाड़ी क्यों बन रहे हैं? तो मुझे लग ये रहा है संजय जी, पता नहीं क्यों मेरा तीसरा नेत्र काम कर रहा है, हम्म। कि अगर इस मुद्दे पर इनकी सरकार गिर भी जाती है हम्म। और इनको चुनाव मैदान में जाना पड़े, तो ये उसके लिए भी तैयार है। इन मुद्दों पर ये वापस लौटना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों के बल पर जो इनकी राजनीति चल रही है हिंदुओं को बांटने की, इसको पंचर करना चाहते हैं। फिर से हिंदुओं को एकजुट करने का खतरा उठाना चाहते हैं। खतरा शब्द का प्रयोग मैं जानबूझ करके कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुओं में अभी भी 40% ऐसी आबादी है जो कांग्रेस का समर्थन करती है या अलग-अलग राज्यों में दूसरे गैर भाजपा दलों का समर्थन करती है, और जिसको कोई जैसे मतलब ही नहीं है कि राम मंदिर बन रहा है तो ठीक है, 370 हट रही है तो ठीक है, मूत्र मिलाकर के जूस पिलाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, या खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोई सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जाग तो रहे हैं। जाग रहे हैं, लेकिन अभी अब भी आप एक अगर ये लेटेस्ट देखिए कि जो एक बड़ी आबादी हुआ करती है दक्षिण भारत की, जो कि इन मामलों में एक प्रकार से साइलेंट रहती है, चुपचाप रहती है या न्यूट्रल रहती है, उसको ये तिरुपति वाली घटना ने जगा दिया है। वो आंदोलित है, पवन कल्याण खुल के आ गए हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं को सबको बाहर निकल के आंदोलन करना चाहिए। बाकी स्थानों पर भी इसकी प्रतिध्वनि जा रही है। और उत्तर भारत में तो आप जानते हैं, वैसे भी योगी जी है जो है वो जगाने में 1 मिनट लगाते हैं। फिर तो ये भी एक इशू जो है, जो हम लोग बहुत दिनों से मंदिरों पर सरकारी आधिपत्य के विरोध में जो स्वर उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी अब धीरे-धीरे जो स्वर है वो मुखरित हो रहा है, जोर पकड़ रहा है। ये सारी ऐसी घटनाएं हैं संजय जी जो जागृत तो करेंगी, सोए हुओं को जगाएंगी तो। पर ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले सनातनियों को गालियां नहीं दी गई हैं। मतलब ये तो चलो प्रसाद में एक मिलावट का मामला समझ में आ गया, और मिलावट भी किस चीज की हो रही है वो भी सामने आया है। इतना घृणित और इतना बड़ा पाप तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है कि आप किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारे कुछ धर्माचार्य जो आमतौर पर चुप्पी साध करके बैठे रहते हैं, उनके बयान आने शुरू तो हुए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बयान दिया है, और उन्होंने तो कहा है कि पूरे देश में ही मंदिरों में जहाँ-जहाँ ये प्रसाद की व्यवस्था है, यानी बनाने की, बाँटने की, बेचने की, उन सब की जाँच होनी चाहिए, और बिल्कुल सही है। बहुत सारे मंदिरों में मिलेगा आपको ये। ये धतकर्म हाँ, किए तो जा है रहे वो हैं। तो मंदिरों के बाहर जो प्राइवेट दुकानें जो प्रसाद इत्यादि बेचती हैं, उसमें भी बड़ी भारी मिलावट होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चलिए, एक 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 ऐसा काम हो गया है जिसके बाद से अब थोड़ी सतर्कता और सजगता बढ़ेगी, और अब अ, पवन कल्याण के ज़रिए ही सही कम से कम दक्षिण के किसी राज्य से तो शुरुआत हुई। मतलब उम्मीद तो की जा रही थी कि वहाँ पर जिस तरह की अ,
चीजें होती हैं उन पर कहीं रोक लगे जा करके। और पूर्ववर्ती सरकार पर तो तमाम तरह के आरोप हैं। आज जगनमोहन रेड्डी भले ही प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखें, अनुनय विनय करें और जांच कराने की मांग करें, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन जो उनके समय में हुआ है, उनकी जानकारी में हुआ है, नहीं जानकारी थी, लेकिन जो ठेके दिए जाते हैं, जिन पार्टियों को दिए गए हैं और जो नाम सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो नाम सामने आ रहे हैं सप्लायर्स के, अगर वो सही है, तो ये बेहद अपने आप में चिंताजनक विषय है। लेकिन कहाँ-कहाँ तक बचेंगे साहब? एसीबी ठीक कराने के लिए बुलाते हैं, तो जो अलग-अलग कंपनियां हैं आपकी, वो ऐसे ही लोगों को भेज देते हैं। कुछ भी कराना हो तो मैकेनिक हों या तमाम दूसरे हों, वो सब ज़्यादातर तो वही लोग हैं। तो हमारे हिंदुओं में एक ये भी तो बड़ी भारी समस्या है। जिस हरियाणा का आप चर्चा कर रहे थे, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो ये है कि साहब सरकारी नौकरी मिलने की तो उम्मीद नहीं हुँ, रही बीजेपी के 10 साल के उसमें, क्योंकि वहाँ तो हुँ, मेरिट पे भर्तियाँ हो रही थी। तो बताइए। अब कम से कम जो है हुड्डा जी आ जाएँगे, तो हाँ, तो 5-7 लाख रुपए दे करके, 10-20 लाख रुपए दे करके सरकारी नौकरी तो पा लेंगे। तो सबको सरकारी खर्ची-पर्ची वाला नौकरी मामला चल जाएगा, खर्ची-पर्ची बहुत सबको पॉपुलर है। सरकारी नौकरी चाहिए और उसके लिए चाहे पैसे भरने पड़ जाएँ। आप जो तकनीकी कौशल है वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि उससे आपकी मूंछें नीची हो जाएँगी। अरे हम तो जाट हैं, अरे हम तो राजपूत हैं, हम ये पेचकस लेकर के ये कारीगर का काम कैसे करेंगे, मिस्त्री का काम कैसे करेंगे? तो ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक ये समस्याएँ साहब झेलनी पड़ेंगी आपको। लेकिन आप सही कह रहे हैं, जो ये पूरा प्रकरण हुआ है तिरुपति वाला, इसने लोगों की आँखें खोली हैं और मुझे लगता है कि ऐसे 2-4 झटके अगर लगते रहें बीच-बीच में, तो ये जो हिंदुओं की अक्ल मारी जाती है कई बार, वो भी लाइन पर आएँगे, उनकी समझ में आएगी। 240 सीटें जो आई हैं, वो इसी वजह से आई हैं। एक तो उदासीनता थी, कुछ छुट्टियाँ पड़ गई, चुनाव आयोग की मेहरबानी हो गई, लोग पिकनिक के लिए रिश्तेदारियों में निकल गए, परिवार के साथ वोट डालने नहीं पहुँचे। और कुछ दुष्प्रचार, पूरा इको मीडिया, देश के भीतर का भी और देश के बाहर का भी, उसने भी बड़ा काम किया। तो चलिए, कुछ घटनाएँ हो रही हैं, शायद अच्छे के लिए हो रही हैं। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं हरियाणा चुनाव की। तो हम लोग इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं और लगातार यही लग रहा था कि भई यहाँ तो कांग्रेस जो है वो निश्चित रूप से आगे है और आरंभ में तो यही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 25 सीट पहुँच जाए तो बहुत है। लेकिन अब तो मामला जो है वो कुछ गड़बड़-सा लग रहा है कि वो आज तो खड़गे जी ने अपनी 2 रैलियाँ स्थगित कर दी, करनाल में और अम्बाला में, क्योंकि शैलजा ने उनके साथ जाने से मना कर दिया बताते हैं। और शैलजा वैसे भी जो है वो अपना जो रोष है, उसको प्रदर्शित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। हालाँकि ऊपर से कह रही हैं कि वो डिसिप्लिन्ड सिपाही हैं और वो सब है। लेकिन क्या राजनीति ने करवट ली है? संजय जी, थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। जब हम हरियाणा की ज़िक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें कुछ घटनाओं को खंगालना पड़ेगा। कुमारी शैलजा से पहले अशोक तंवर, जो राहुल गांधी के नज़दीकी हुआ करते थे, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे ने अपमानित किया था। उनके सिर में चोट आई थी, जब रामलीला मैदान में एक रैली हो रही थी और रैली के ज़रिए भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक गुलाबी पगड़ी पहन कर के पहुँचे थे, ये लोग भी पहुँचे थे। वहाँ पर ये शो किया जा रहा था कि हम इतनी तादाद में यहाँ हैं, और वहाँ पर संघर्ष हुआ। और मूलतः आप हरियाणा ले लो, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लो, फिर नीचे आप इटावा, एटा आगे चले जाओगे तो फिर यादव और दलित, ये हर जगह ये झगड़ा है साहब, और ये सतत है। तो अगर आपने जाट लीडरशिप को आगे करने का फैसला कर लिया,
और विनेश फोगाट को आपने कंधों पर उठा लिया कि सब जाट खाप जितनी पंचायतें हैं वो इनके नाम पर इकट्ठी हो जाएंगी, सब हुड्डा जी के पीछे खड़ी हो जाएंगी। और आपने 27 टिकट भी जाटों को दे दिए और 4 जट सिखों को दे दिए। तो आपने पूरा एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया हरियाणा में कि बस जाट वोट इकट्ठा हो जाएं, एकजुट हो जाएं, ध्रुवीकृत हो जाएं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत पक्की, कांग्रेस की जीत पक्की। इस चक्कर में 90 में से किसी का कहना है कि 72 टिकटें जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिए गए। किसी का कहना है कि नहीं, इनकी संख्या तो 78-79 तक है। और जो बाकी के 10-15 टिकट बचे थे उनमें सबको निपटा दिया गया। उनमें शैलजा के समर्थकों को 4-5 टिकट दे दिए गए, बीरेंद्र सिंह के बेटे को दे दिया गया। इसी तरीके से अलग-अलग जो आत्माएं हैं उनको शांत करने की कोशिश की गई। रणदीप सुरजेवाला चुप हैं, लेकिन वो शेर है ना कि चुप हैं कोई सबब है, पत्थर हमें ना जान, दिल पर असर हुआ है तेरी बात बात का। तो वो रणदीप सुरजेवाला को भी ये गलतफहमी थी जिन दिनों वो मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी महासचिव थे कि मैं राहुल गांधी का सबसे नजदीकी हूं और आने वाले समय में मेरा ही जलवाए जलाल होगा हरियाणा में। लेकिन इस टिकट बंटवारे ने उनके भी मुंह पर टेप लगा दिया है, वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। और कुमारी शैलजा नाराज केवल इससे नहीं है कि उनको उन्होंने जो 30-35 की लिस्ट भेजी थी उनमें से केवल 4 को टिकट दिए या 5 को टिकट दिए। वो नाराज इसलिए हैं कि उनको वो नारनौंद सीट है जहां से कैप्टन अभिमन्यु जीतते रहे और वित्त मंत्री बनते रहे और इस बार भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उस नारनौंद सीट से कुमारी शैलजा अपने नजदीकी डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट दिलवाना चाहती थी। अजय को टिकट नहीं मिला, जिसको टिकट मिला उसने नामांकन के दिन वहां पर काफी कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया और उनके एक समर्थक ने कुमारी शैलजा के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी कर दी। उस पर मुकदमा कायम हो गया है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस अभद्र टिप्पणी के बाद से ही शैलजा अपने घर में बैठ गई। 13 सितंबर को शैलजा का लास्ट ट्वीट था सोशल मीडिया पर, एक वीडियो की शक्ल में। इसके बाद बस वो 18 सितंबर को जो इन्होंने अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया था उसका एक पोस्टर और उन्होंने चिपका दिया था सोशल मीडिया पर। उसके बाद से वो खामोश है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने थोड़ा सा वो प्याले में तूफान लाने की कोशिश की थी, ये कहकर के कुमारी शैलजा दलित बहन का अपमान हुआ है कांग्रेस में और अगर वो आना चाहें तो हम सम्मान के साथ उनको साथ लेकर के चलने को तैयार हैं। अतीत में भी हम लोगों को साथ लेते रहे हैं। उनका इशारा किरण चौधरी की तरफ था जिनको राज्यसभा में भेजा इन्होंने। बहरहाल कुमारी शैलजा अगर अनुशासित सिपाही बनकर के घर में चुपचाप भी बैठी रहती हैं संजय जी, इतना बड़ा नुकसान कर देंगी कांग्रेस का कि बहुत पीछे रह जाएगी, बहुत पीछे रह जाएगी। 21-22% के आसपास दलित मतदाता हरियाणा में हैं, 17 रिजर्व सीटें हैं, 24 या 25% के आसपास जाट वोट है। और ऐसा तो है नहीं कि जाट सारे कैंडिडेट कांग्रेस के ही हैं, बीजेपी ने भी 17 टिकट दिए हैं, दूसरे दलों ने भी दिए हैं, आईएनएलडी भी है, जेजेपी भी है, इसके अलावा भी कैंडिडेट मैदान में हैं। जाट वोट बटने ही बटने हैं और ये खाप पंचायतें, ये विनेश फोगाट, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब मतदान का दिन आता है तो बहुत सारी चीजें उसमें फिर मैटर करती हैं। तो कांग्रेस ने, जो हम भी कहते थे ना शुरू के प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि बहुत ही टफ है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस ये स्टेट निकाल ले जाएगी। ये मेरा शुरू से मानना था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी होती है बहुत और ये बड़ी होती है। डबल एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की हरियाणा की और 10 साल की सेंटर की। वो भी हमें मान करके चलना चाहिए। लेकिन एक जमाने में जब ये कांग्रेस उरूज पर हुआ करती थी
चारों तरफ इनकी सरकारें दिखाई देती थी राज्यों में। उस समय ये कहा जाता था, इनकी जो लीडरशिप में आपस में सींग भिड़े रहते थे। हर राज्य में 2-3 गुटिया बना करके रखते हैं। किसी का भी कद जो है वो बढ़ने नहीं देते, किसी का बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लंगड़ी मारते हैं, गिरा देते हैं। तो ये कहा जाता था उस समय कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, और वही मुझे इस समय हरियाणा में एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए ना सोशल मीडिया पर किस-किस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि नौकरियों की तो चिंता ही मत करना। इस गाँव से एक लिस्ट बना के दे देना, हुड्डा जी से जाके बात करूँगा, सारे छोरों की जो है नौकरी लग जाएगी। तो इन्होंने एक तमाशा बना के रखा हुआ है। जैसे ही इनको गंध सुगंध आनी शुरू होती है, एक माहौल बनता हुआ दिखाई देता है कांग्रेस के पक्ष में, ये संभावना लगती है कि हम वापस सत्ता में आ सकते हैं, तो इनके वही काम शुरू हो जाते हैं। जींद का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहा है कि रिश्तेदारों के भी घर भरूँगा, अपने तो घर भरूँगा ही और थारी भी मौज कर दूँगा। तो भई अभी सूत ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। ये कुछ-कुछ जो है वो अखिलेश यादव के यादवों वाला हाल है। उनके भी अभी 2.5 साल है, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि बस सत्ता आ गई, सबको मारो पीटो, गुंडागर्दी शुरू करो। यही हाल यहाँ भी है। मैं तो एक्चुअल में चूँकि जाट कम्युनिटी से आता हूँ, तो जाट साइकी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता समझता हूँ। तो हुँ। ये पगला जाते हैं। जैसे ही इनको लगता है कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो कई बार ये पगलाने वाली हरकतें और बातें करना शुरू कर देते हैं, और ये कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं, ये अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की समझ में आ रहा होगा। हुँ। और नहीं तो वैसे भी भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत ही अहंकारपूर्ण तरीके से पूरे हरियाणा को टैकल किया। उसने तो आपके राहुल गांधी की एक नहीं सुनी। राहुल गांधी यहाँ क्या मांगता है? यहाँ तो जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। यहाँ का चौधरी मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है। ये मैसेज उसने दिया। तो भाई पहले भी आप देख रहे हैं कि 2019 में भी जाट वर्सेस अदर्स हो गया था और 10 की 10 सीटें लोकसभा में हार गए थे। हालाँकि थोड़ा बहुत रिकवरी इन्होंने बल्कि ठीक-ठाक रिकवरी कर ली थी इसमें विधानसभा में। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे और जैसे कि शैलजा जो है वो मिली थी खड़गे से मिलने के बाद बताते हैं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। और जिस तरह से लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। आप दीपेंद्र हुड्डा के बयान देख लीजिए। वही उसी तरह से अहंकारपूर्ण रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं सभी को। ये तो अगर अभी भी मैं कई बार कहता हूँ, और चूँकि हम कई स्टेट के मामले में हम लोगों के जो अनुमान थे वो अ, उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आए। तो मेरा ये मानना है कि मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, इसको पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। हम जो घटनाएँ घटती हैं, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, जो ज़मीन से खबरें आती हैं, उसके आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं कि ये होने वाला है, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन हरियाणा के मतदाताओं के मन में क्या है, अभी भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। पर जो इस समय की घटनाएँ हैं, इससे तो लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी, और पूर्ण बहुमत तो हासिल करने में इनको पसीना आ जाने वाला है। अगर मतदान से पहले शैलजा को नहीं मना लिया गया और शैलजा सक्रिय नहीं हुई और शैलजा ने पूरे समुदाय से अपीलें नहीं की। उनको सक्रिय होना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी, और चेहरे से दिखाना पड़ेगा कि मैं अब खुश और संतुष्ट हूँ, और वो होने वाला है नहीं। क्योंकि कुमारी शैलजा का जिस तरीके से अपमान हुआ है, जिस तरीके से उपेक्षा हुई है, जिस तरह उनकी लीडरशिप को एक तरीके से चैलेंज किया गया है, और केवल एक पोस्टर ही तो लगा था गुड़गाँव में, जिसमें किसी उत्साही कार्यकर्ता ने उनको दलित मुख्यमंत्री लिखते हुए एक बड़ा-सा एक पोस्टर लगा दिया था। और एक दूसरी घटना और हुई थी, जब ये पूरे हरियाणा भर में इनकी यात्राएँ चल रही थी,
तो अलग-अलग गुट जो है यात्रा निकाल रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा अलग निकाल रहे थे। सुरजेवाला और कुमारी सैलजा और किरण चौधरी अलग निकाल रही थी। बाद में किरण चौधरी बीजेपी में चली गई, तो फिर इनके साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जुड़ गए असंतुष्ट खेमे की तरफ। जब ये यात्राएं निकाली जा रही थी तो सैलजा ने एक सोशल मीडिया पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर पर ना तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का चित्र था और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चित्र था। उसमें केवल उनके दाएं-बाएं वीरेंद्र सिंह और आपके ये रणदीप सुरजेवाला दिखाई दे रहे थे। हाँ, ऊपर की तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, वो सब छोटे-छोटे जो लगा देते हैं, एक लाइन में निपटा देते हैं सबको, तो वो कर रखा था। तो बाद में जो इनका प्रभारी है बावरिया, उसका मैसेज आया, फिर ऊपर से भी बातचीत आई कि ये तो बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा। तो उन्होंने फिर उसको संशोधित करके उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के फोटो लगा दिए। तब से ही ये टसलबाजी चल रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्लियर कट सब जानते हैं संजय जी, कि ये जो इनको जिनसे खतरा दिखाई देता है उसको निपटा देते हैं और उसको बहुत ब्रूटली दमित करते हैं। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ करके वापस कांग्रेस में आए। हिसार से उनके बेटे विजेंद्र सिंह को टिकट मिल जाए इसकी उम्मीद थी उनको, लेकिन उनका टिकट ऐसा कटवाया और वहां से जेपी को टिकट दिलवा करके जितवा दिया कि वो अपने जख्म सहलाते रह गए। अब भी केवल एक टिकट ऊंचाना कला से विजेंद्र सिंह को मिला है। जितने इनको लगता है कि ये खतरे बन सकते हैं उनको निपटा देते हैं। इसी तरीके से सैलजा को, इसी तरीके से अशोक तंवर को, जितने इनके विरोध, कुछ तो चले गए, किरण चौधरी चली गई क्योंकि वो अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाई। कई लोग दूसरे जो राव इंद्रजीत सिंह, वो 2014 से पहले ही चले गए थे बीजेपी में और दोनों तीनों सरकारों में वो मंत्री भी हैं लगातार। ये अलग बात है कि राज्य मंत्री से ऊपर उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, लेकिन है तो ये कथा जो है कांग्रेस की, कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। एक जीता हुआ स्टेट मैं कहता हूं कि जो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस जीत ले जाएगी और बीजेपी के लिए बड़ा टफ होगा, उसको इन्होंने अब क्रिटिकल बना दिया और बीजेपी की उम्मीदें नए सिरे से जाग उठी हैं। तो मतलब एक ऐसा मुकाबला जो इनका जीता जिताया दिख रहा था, वो अब उसको हार में बदलने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सफल होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हाँ, इससे ये तो है कि भाई हरियाणा का चुनाव जो है वो थोड़ा रोचक हो गया है। और भी जो है वो जिस तरह से बातें करते हैं राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर में जाके कहते हैं कि साहब कि आउटसाइडर्स सारे के सारे यहाँ भरे जा रहे हैं, पूरे भारत के दूसरे लोगों को पूरे भारत को आउटसाइडर बता देते हैं। तो मतलब एक प्रकार से कुछ भी बोलते हैं। आरक्षण के बारे में जो उन्होंने बात कही, अब उसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं वो देखिए आप। सिखों के बारे में जो बात कही वो कह रहे हैं मैंने गलत क्या कहा? सोचिए आप। तो जब लीडर इस तरह का हो तो फिर जो फॉलोअर्स हैं वो तो फिर कैसे होंगे? गांधी परिवार कोई बात गलत कैसे कह सकता है ऐसा? ये हाँ, तो ये है असली बात ऑलवेज तो। ऑलवेज राइट है वो तो। फिर बाद में जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो समेटते रहे जो रायता फैलाते हैं ये लोग, और कांग्रेस को कहाँ से कहाँ ले गए। इनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। अभी मेरे सामने एक ये चल रहा है वीडियो जिसमें कांग्रेस विधायक मम्मन खान, जो फिरोजपुर झिरका वाला, जो कि जी, जी। मेवात दंगों का आरोपी है, खुलेआम धमकी दे रहा है कि कांग्रेस सरकार बनने पर मेवात से गैर मुस्लिमों को मेवात छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, देखते रहिए अब आप, ये सब तमाशे होंगे अगर सत्ता इनके हाथ में आ गई तो। जी, तो आइए यहीं पर अब आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद, ओंकार जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जी जय बोलो। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।